चलिए, मानव प्रजनन तंत्र। अब ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका क्या पर्पस है? पहले तो हम ये देखना है कि क्या मतलब इसका हुआ है। तो ये एक मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने जो स्पीशीज है उसकी आगे हम उसको बढ़ाने की जैसे प्रजाति को बढ़ाया जाता है, तो उसका एक तरीका है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। तो प्रजनन तंत्र उन अंगों का समूह है जो गैमीट्स गैमीट्स होते हैं हमारे सेक्स के सेल्स, उनका निर्माण और फर्टिलाइजेशन, उनका भ्रूण का विकास और संतान उत्पत्ति में मदद करते हैं। ये प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है। हमारे जो कंटिन्यूएशन, हमारी जो प्रजाति है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्टिव हमारा प्रोसेस है। तो कंटिन्यूटी जो है हमारी स्पीशीज की, वो इसके द्वारा हमारी नियंत्रित होती है। अब इसमें क्या होता है, पहले हम इसके ऑर्गन्स को देखेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें किस तरीके से हमारा ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो पुरुष प्रजनन तंत्र को देखते हैं, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। जो हमारे स्पर्म्स होते हैं व्यक्ति के, उनका निर्माण जो होता है वो पुरुष के द्वारा होता है। तो वहां पे किस तरीके से होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये जब हमारा मेन जो है, मेल का जो ऑर्गन है सेक्स के लिए, वो हमारे जो गोनाड्स जिसको बोला जाता है, तो वो हमारे टेस्टीज हैं मेल में, जिनके द्वारा स्पर्म्स या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मुख्य अंग इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो टेस्टिस हमारा प्राइमरी ऑर्गन हो गया, जिनको गोनाड्स बोला जाता है। गोनाडोट्रोफिन जब हमने ये पढ़ा था, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, तो उससे क्या होता है, ये जो अंग है ये एक्टिवेट होते हैं, पिट्यूटरी इनको एक्टिवेट करता है और यहाँ से जो स्पर्म्स है इनका निर्माण कार्य होता है। फिर तो ये क्या है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म सेल्स को। वो क्या सिक्रीट करते हैं, और ये और भी एक जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो पुरुष को पुरुष तत्व के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देता है। जैसे बाहरी उसकी वॉइस को भारी बनाना, उसके शरीर पे बाल, एक मस्कुलर बॉडी देना। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम व्यक्ति में देखते हैं पुरुष वाले, तो वो इस हार्मोन के द्वारा होते हैं। तो और इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये सिक्रीशन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ पे लोकेटेड है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम और ये सब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, ये सब थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो ये एक डायग्राम है उसका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसमें जो मुख्य जो कार्य करने वाले जो ऑर्गन्स हैं उसका ये डायग्राम है। अब इनके सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो नाम है इन ऑर्गन्स के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं हमें। जैसे म्यूट कर लीजिए मैम, मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सभी ऑर्गन्स के बारे में। तो क्या क्या है हमारे, स्क्रोटम है हमारा अंडकोश। तो स्क्रोटम हम यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे हमारा लोकेटेड है, ये हमारा इस तरीके से ये लोकेटेड होता है। अब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पे कम होता है, जिसके वजह से जो स्पर्म्स हैं वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। स्पर्म्स को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे जो प्रकृति द्वारा टेम्परेचर का वो नियंत्रण किया गया है, तो वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लोअर रहता है, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो जिससे कि जो शुक्राणु हैं वहां पे सुरक्षित संरक्षित रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं हमारा, इनका कार्य देखते हैं। तो वृषण के अंदर पाई जाने वाली नलिकाएं हैं जिनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण यहीं पे होता है। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार डायग्राम में देखेंगे इनको। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एपिडिडाइमिस। ये पूछा जा चुका है हमारा पहले ईयर्स में। तो वृषण से जुड़ी लंबी कुंडली नुमा ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल की तरह होती है। शुक्राणु का भंडारण और मैच्योरेशन, वहां पे जो स्पर्म्स का मैच्योर होना,
यहाँ पे एपिडिडाइमिस में होता है। नेक्स्ट हमारा है वैज डिफरेंस। ये क्या है, हमारी पेशीय नली है, एपिडिडाइमिस से शुक्राणु को यूरेथ्रा तक लेकर जाती है। तो निर्माण एक जगह पे हो रहा है, फिर परिपक्व वो एक जगह पे हो रहे हैं, फिर जो ले जाने वाली नली है वो हमारी वैज डिफरेंस है, इसलिए इसकी भी प्रमुख भूमिका है। फिर हमारी सेमिनल वेसल्स हैं जो वीर्य द्रव बनाते हैं, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, हमारे वहाँ के सीमेन को एल्कलाइन नेचर का बनाता है। वहाँ पे एसिडिक मूवमेंट वो ना रख के, माहौल ना रख के एल्कलाइन रखता है, जिससे कि शुक्राणु की गति को में सहायता मिलती है, वो जल्दी से वहाँ से ट्रांसफर रखते हुए निकल जाते हैं। देन मेन हमारा जो एक्सटर्नल ऑर्गन है मेल का, दैट इज अ पेनिस। पुरुष का सेक्सुअल ऑर्गन है। वीर्य को महिला शरीर में इंसेमिनेशन जो होता है वो इसी के द्वारा होता है, इस अंग के द्वारा। अब फंक्शन इनके देखें कि फंक्शन ऑफ इन ऑर्गन के क्या मुख्य कार्य है। शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन, फिर स्पर्म्स का परिवहन, मतलब कि स्पर्म्स का ट्रांसफर होना, और सेक्सुअल उसमें फर्टिलाइजेशन से पहले जो है ट्रांसफर करना स्पर्म्स को फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो सके। तो एक बार हमने ये सारे देखे, एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं और समझ लेते हैं इनकी कहाँ कहाँ स्थिति है। तो ब्लैडर हम देख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है हमें। देन हमें मेन ऑर्गन दिख रहा है, एपिडिडाइमिस हमने देख लिया, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह है। फिर हमने ये जो नीचे देख रहे हैं ये हमारे क्या है, ये स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिकल होते हैं। रेक्टम, प्रोस्टेट हमारी जो ग्रंथि है वो यहाँ पे है, इजैकुलेटरी डक्ट ये यहाँ पे है। अब हम इसको क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ। वर हम सारे फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को देखेंगे, फिर रिप्रोडक्शन को समझेंगे किस तरह से टेक प्लेस होता है, किस तरह से होता है वहाँ पे। चलिए, तो मेन जो फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन है दैट इज ओवरी, जिसको गोनैड्स बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारे जो मेन जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसका निर्माण हमारा ओवरीज में होता है। तो इसमें अब आगे पढ़ते हैं हम कि ओवरीज क्या है। ये हमारे एग का निर्माण करती हैं, ओवम का निर्माण करती हैं और सिक्रीट करती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हमारा प्राइमरी, जैसे वहां पे प्राइमरी था टेस्टिस, यहाँ पे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है हमारा ओवरीज। फिर फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, हमारी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जो स्पर्म और ओवम का जो मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, वो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इनकी भी हम डायग्राम के द्वारा इनकी पूरी स्थिति को देखते हैं कहाँ पे है। चलिए, ये हमारा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है। इसमें देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है और इसके आगे आप देख रहे हैं ये हमारे ओवरीज हैं। तो ये हमारी ओवरी हो गई, इनको गोनैड्स बोलते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ये निर्माण करते हैं। और जब हमारा यहाँ से एग जो है मैच्योर होके इधर आता है तो और फर्टिलाइज हो जाता है, यदि फर्टिलाइजेशन के बाद वो ट्रेवल होकर यहाँ यूट्रस में किसी भी जगह पे प्लांट हो जाता है, मतलब वो चिपक जाता है यूट्रस की लाइनिंग पे और यहाँ वो डेवलप करता है एक फीटस बोलते हैं उसको, छोटे है उसमें नव, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है उसका साइज और पूरी प्रेगनेंसी होने के बाद वो एक बेबी के रूप में हमारा उसका जन्म होता है। और यूट्रस जो है हमारा, यूट्रस क्या है, एक हमारा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये कहाँ पे स्थित है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में इसकी स्थिति है। ये अब क्या है, यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है ये यूट्राइन फंडस बोला जाता है। ये यूट्राइन फंडस है और ये ही वो पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है यूट्रस का। इसको ध्यान से देखेंगे और इसकी फिगर और डायग्राम को बनाने की भी कोशिश करेंगे हम। देखिए एंडोमेट्रियम कहाँ पे है, एंडोमेट्रियम का हम पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा उसकी स्थिति को देख लेंगे। 3 लेयर्स है इसमें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। देन सर्विक्स देखेंगे हम, सर्वाइकल कैनाल है और हमारा वेजाइना है जो
फीमेल का एंट्री पॉइंट है जहां से स्पर्म्स अंदर वो जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। आगे पढ़ते हैं हम। तो यूट्रस हमारा मस्कुलर ऑर्गन हो गया, हॉलो होता है, ये अंदर से खोखला होता है, इसको वूम बोलते हैं। भ्रूण का विकास यहीं पे होता है। इसका पार्ट्स में क्या क्या आ गया, फंडस आ गया, बॉडी आ गई हमारी। नेक्स्ट सर्विक्स है हमारी, ये क्या है, गर्भाशय की ग्रीवा बोलते हैं जिसको। गर्भाशय का निचला संकरा भाग होता है, गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। और फिर हमारी वेजाइना, ये हमारी बर्थ कैनाल की काम करती है। इसी के द्वारा हमारे स्पर्म्स भी, जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ओवम से मिलते हैं, उसके एग से मिलते हैं। स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं यहाँ से और अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वहां मिलते हैं। अब किस तरीके से रिप्रोडक्टिव साइकिल का रिप्रोडक्शन होता है, थोड़ा सा उसको बेसिक समझते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए, तो रिप्रोडक्शन में क्या हुआ हमारा, हमने देख लिया रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे निरंतरता, प्रजाति की जो निरंतरता है, उसको ऑफस्प्रिंग को जन्म देना हमारा इसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले इसकी जो कुछ टर्म्स हैं हम उसको देखते हैं। तो पहले है हमारा गैमेटोजेनेसिस। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं, वो आपस में मिलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। तो मेल का तो हो गया यहाँ पे स्पर्म, और फीमेल का क्या हो गया हमारा, ओवम बोलते हैं उसको। ओवम क्या होता है, एग होता है जो फीमेल की बॉडी में डेवलप होता है। अब ये कैसे डेवलप होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा ये हो गया। नंबर 2 पे हमारा आता है इंसेमिनेशन। यहाँ पे क्या कार्य होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, यहाँ पे जो ट्रांसफर है, मतलब जो स्पर्म्स जो है मेल के द्वारा फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स होता है ये इस प्रोसेस में। तो हम स्टेप्स देख रहे हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले गैमेटोजेनेसिस हो गया, फिर इंसेमिनेशन हो गया। अब जब ट्रांसफर हो गए तो अब क्या होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब कि दोनों जो हैं, दोनों सेल्स, मेल का सेल और फीमेल का सेल आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद जो बनता है उसको बोला जाता है जाइगोट। तो मेडिकल टर्म में जो बना ये दोनों के मिलने पर उसको जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट क्या करता है, ये सेल जो है ये आपस में बहुत जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये आपस में मिल गए, स्पर्म और ओवा जब मिल गए और जाइगोट बन गया, तो वो उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। जब ये थोड़े से कुछ आकार का हो गया तो ये जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। ये जब कुछ आकार का हो गया, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के बाद एक बॉल की तरह दिखने लगा, मतलब एक हम इमेजिनरी उसमें देख रहे हैं, एक बॉल के जैसा दिखने लगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब से निकलकर इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है यूट्रस की लाइनिंग पर, जिसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल पे जाके। फिर क्या होगा, अब इम्प्लांटेशन के बाद वहां पे प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा का डेवलप होना। प्लेसेंटा एक है जरिया, ये जो माँ को उस जो वहां पे गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है उससे वो जोड़ेगा, जिसके द्वारा माँ से के शरीर के द्वारा उसका पोषण होगा। तो यहाँ पे प्लेसेंटेशन का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो माँ के द्वारा अपना जो गर्भाशय का जो बच्चा है उसका नरिशमेंट किस तरह से होगा, तो वो एक प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो अब प्लेसेंटेशन, ये पहले इम्प्लांटेशन हो गया, फिर उसके बाद प्लेसेंटा का वहां पे डेवलप होना। नेक्स्ट क्या होगा अब हमारा, नेक्स्ट हमारा होगा वहां पे धीरे धीरे ऑर्गन्स का निर्माण होना, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ,
कि जब प्लेसेंटा के द्वारा वहाँ पे पोषण मिल रहा है, सारा ब्लड के द्वारा वहाँ पे जा रहा है नरिशमेंट, अब धीरे-धीरे वहाँ पे जो गर्भस्थ शिशु है, उसके ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। जब ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। फिर सबसे आखिर में होता है जिसको बोला जाता है, मतलब ये यहाँ पे अब डिलीवरी। तो फॉर्मेशन सारा हो गया, पूरा चाइल्ड बर्थ के लिए बच्चा अब तैयार हो गया, पूरा उसका काल, वहाँ का गर्भकाल पूरा हो गया। अब यहाँ पे लेबर पेन होगा और जो शिशु है उसका डिलीवरी हो जाएगी। तो अब जो ये जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, जो गर्भकाल बोला जाता है पूरा, तो जेस्टेशन पीरियड उसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में। और ये जेस्टेशन पीरियड लगभग होता है हमारा 40 वीक्स या 280 डेज का। तो हमने कुछ इसको देखा अपना ब्रॉडली, एक बार देख लेते हैं रिवीजन में क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, दोनों सेल आपस में मिले, बॉडी में स्पर्म गया, फिर उसके बाद फीमेल का ओवम से वो मिला, और जब वो मिल गया तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा गया। नहीं, पहले इंसेमिनेशन हुआ फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो दोनों मिल गए तो उनको जाइगोट कहा गया। अब जाइगोट क्या करता है, जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई होता है और उसका बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की वॉल पे किसी भी जगह पे जाके, सतह पे जाके वहां पे चिपक जाता है माँ के गर्भ में जाके। अब वहां पे क्या होगा, उसका पोषण का होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि माँ के शरीर से जुड़ा हुआ प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा वो है जो माँ और शिशु को जोड़ता है। फिर उसके द्वारा जब ये सब हो गया, तब शिशु के ऑर्गन्स का निर्माण हो गया, ऑर्गन सिस्टम बन गए। फिर जब पूरा गर्भकाल पूरा हो गया तो डिलीवरी के बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है, जिसको पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है, जो कि 40 हफ्ते या 280 डेज की होती है। चलिए, अब हमने इसको समझ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं अपने इसी टेक्स्ट में कि क्या है इसमें, और आगे हम अब देखेंगे फीमेल में कि क्या और से और भी कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, फर्टिलाइजेशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं। और ये इनका स्थान कहाँ पे है, जहाँ पे ये मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब मासिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसमें जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इसकी एवरेज ड्यूरेशन देखिए 28 डेज का लगभग होता है। ये डिवाइडेड होते हैं किस किस फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में, फॉलिकुलर फेज में, ओव्यूलेशन फेज में और लुटियल फेज में। तो चलिए इनको अब हम स्टडी करेंगे। इनको जब हम स्टडी करेंगे तो हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ी थी। हमने वहां पे पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है हमारे, बताएं। हाइपोथैलेमस हमारे गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का वहां पे सिक्रीशन होता है हाइपोथैलेमस में। वो क्या करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एफएसएच, एलएच का सिक्रीशन करता है। तो जो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन हुआ, उसके द्वारा हमारे किस चीज का होता है, फॉलिकुलर फेज एंड लुटियल फेज। ये जो हमारे फेस है ये डिपेंड करते हैं हमारे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लुटियल फेज का है हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये रिलीज होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। अब इनको सबको पढ़ेंगे किस तरह से ये रिलीज होते हैं, किस समय पे ये रिलीज होते हैं। तो इसकी आप औसत अवधि हमने 28 दिन देख ली, और इसमें 4 चरण हो गए, ये भी हमने देखा। आगे पढ़ लेते हैं पहले पूरा, फिर हम पूरा अपने आप से इसको समझते हैं। तो मुख्य जो हार्मोन हमने फीमेल के देखे वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गए, मेल के हमने देख लिए टेस्टोस्टेरोन देख लिया। अब एफएसएच क्या करता है, एफएसएच सॉरी गैमीट का निर्माण करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या कार्य करेगा इसको हम थोड़ा समझेंगे अभी।
और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, हमारे ओव्यूलेशन के कार्य को करता है पूरा। एक तो अंडा बना, फिर उस अंडे का रिलीज होना भी जरूरी है, तो वो रिलीज किसके द्वारा होगा, हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा रिलीज होगा, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब एक बार कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। फीमेल गैमीट हमारा ओवम है, मेल गैमीट हमारा स्पर्म है। मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो है एमसीक्यूज में हो सकते हैं, आ सकते हैं। फीमेल के हार्मोन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 28 दिन की होती है। अब इसको मेनोपॉज तक हम थोड़ा सा समझेंगे ब्रॉडली, जिससे कि हमें आगे जो फीमेल जो डिसऑर्डर्स है, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, वो भी समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए पूरा पहले पढ़ के हम। तो मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या हुआ, पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हमारे गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलती है। रक्त और ऊतक योनि के माध्यम से बाहर आते हैं। ये तब होता है जब निषेचन नहीं होता, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। एवरेज ब्लड लॉस हमारा 30 to 80 ml है इसमें। चलिए अब हम अपने तरीके से इसको समझेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे कि जिससे कि हमारे फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हमें आगे चल के वो समझ में आ जाए क्या चीज़ है। चलिए हमने देखा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हमारे प्राइमरी क्या हो गए, ओवरीज हो गए। वो हमारे गोनैड्स होते हैं और उनके द्वारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। तो अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है हमारी, उसको समझते हैं। तो इसकी औसत अवधि 28 डेज हमने समझ ही ली है अभी। अब इसमें जो होता है कि ये एक तो दो टर्म्स हमने देखी है, मेनार्की और मीनोपॉज। मेनार्की हमारी ऑनसेट है, जो हमारा स्टार्टिंग होती है। मीनोपॉज हमारा होता है सिसेशन, मतलब कि खत्म होना, रुक जाना, बंद हो जाना। और बीच में भी कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। तो वो कब कब है हमारी, एक तो हम मेनार्की से पहले देखेंगे कि नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन, हमने मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। मैमरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, के द्वारा मिल्क का सिक्रीशन होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब लैक्टेशन पीरियड होगा तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, और आफ्टर मीनोपॉज भी नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं अपनी स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम ब्रॉडली देखें तो एक तो ओवेरियन साइकिल है हमारी, एक हमारी यूट्राइन साइकिल। तो जब हम ओवेरियन साइकिल पे पढ़ेंगे तो हमारा आएगा वहाँ पे ये फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज हमारा क्या होता है, इसको देखते हैं। ये हमारा, तो ये हमारा 5th डे से लेकर 14th डे तक होता है फॉलिकुलर फेज। तो इसमें क्या रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में। उसके द्वारा क्या होता है, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है वहां पे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। जन्म से ही बहुत सारे, एक छोटी बच्ची के उसमें ओवरी में बहुत सारे एग होते हैं। अब वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। उसमें से फिर एक जो है वो परिपक्व होता है। सिर्फ एक बार में एक ही एग परिपक्व होता है। अब वो क्या होगा, मैच्योर होगा, डेवलप होगा, और वो आएगा फैलोपियन ट्यूब के जो एंड तक वहां आ जाएगा, जहां पे हमने डायग्राम में देखा था जो प्रोजेक्शन से निकले रहते हैं फैलोपियन ट्यूब के। तो वहां तक हमारा वो एग बन के आ जाता है ओवरी से। ये होता है हमारा फॉलिकुलर फेज में। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा एफएसएच उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है फॉलिकल्स को।
फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, न्यूमरस फॉलिकल्स में से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ओनली वन ऑफ देम, एक ही जो है वो मैच्योर होता है और एग हमारा उसमें से वो बनने के लिए तैयार होता है। अब ल्यूटेनाइजिंग फेज शुरू होती है हमारी, ओव्यूलेशन फेज जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा सर्ज होता है, मतलब एकदम से जो हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो बहुत जल्दी से ब्लड में आता है। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, वो जो एग वहां पे आया उसको रिलीज कराता है वहां से और डेवलप कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोला जाता है। और ये कब होता है, 14th डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ये ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि किस वजह से हुआ, ड्यू टू द सडन पीक ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ब्लड में बढ़ गया जिसकी वजह से एग का ओव्यूलेशन हो गया और ये लगभग मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आपकी शुरू हुई उसके 14th डे तक ये होता है। तो इसको बहुत ही फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। यदि इस समय फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बहुत अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस समय का। अब क्या होता है, फॉलिकल रप्चर हो गया, ओवम को रिलीज कर दिया उसने। अब इसमें के बाद में यहाँ पे यदि ओवम स्पर्म से मिल गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर वहां पे वो नहीं फर्टिलाइज हुआ तो ये क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो एग बना हमारा, ये अगर यदि फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ हमारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाता है। अब हम इसको देखें और आगे, तो लुटियल फेज हमारी क्या हो गई, 14th डे हो जाता है या 15th डे तक हमारा वो आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपकी शुरू हुई उससे। तो इसमें हमने देख लिया। अब इसमें क्या हुआ, जब एग का ये हुआ तो यहाँ पे बनता है कॉर्पस लुटियम। ये कुछ टर्म्स इसी नाम से हैं। ये क्या करती है, यदि वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है तो एक लेयर बनाने लगती है यूट्रस के वॉल पे, क्योंकि हमें एक प्रकृति ने महिला का शरीर इस तरीके से दिया है कि वो प्रजनन के लिए हमेशा उसको हर तरह से प्रिपेयर करता है। तो जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है तो क्या होता है, यूट्रस की वॉल जो है थिक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इंतजार कर रही होती है कि वहां पे एक इम्प्लांटेशन होगा और वहां पे शिशु का डेवलपमेंट होगा। तो उसको नरिश करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए, उसको एक अच्छा वातावरण देने के लिए, एक पोषित वातावरण देने के लिए, तो स्त्री का शरीर उसके लिए प्रिपेयर करने लगता है यूट्रस को। और वहां पे जो है अच्छे से ब्लड जो है, वहाँ की लाइनिंग्स जो है, वो ब्लड की जो वो आर्टरीज है वो फूलने लगती हैं और ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है वहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, लुटियन मतलब येलो, तो वो जो एग वहा था कॉर्पस लुटियम की तरह बन जाता है। अब ये कॉर्पस लुटियम जब बन गया तो ये एग भी रिलीज करने लगता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। और प्रेगनेंसी यदि नहीं हुई तो ये रिलीज, ये बाहर निकल जाता है। तो हम उसको भी पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या निकलता है। चलिए, अब हमने ये देखा इसका। अब नेक्स्ट हमने देखते हैं यूट्राइन साइकिल को। दो हमने देख रहे थे, ओवेरियन ओवेरियन साइकिल को और यूट्राइन साइकिल को। अब यूट्राइन साइकिल में देखते हैं हम क्या है हमारा। इसमें 0 से लेकर 5th डे तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो 0 मतलब क्या है कि जो हमारा अब पहला दिन जब आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहां से 5th डे तक नॉर्मल यूट्रस से मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है उसको। अब इस समय जो है यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होते हैं बॉडी में। ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम जो बना एग के उसमें वो डीजेनरेट हो जाता है और शेड हो जाता है। अब इसमें क्या-क्या हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड में निकलता है, तो निकलता है हमारा ब्लड निकलेगा इसमें, जो कि यूट्रस की वॉल जो एंडोमेट्रियम है उसको जब थिक करा गया, वो वॉल जो है टूट के गिर जाती है। वो जो उसके ब्लड की जो बनाई गई थिक वॉल, वो वहां से टूट के गिरती है। वो भी हम समझेंगे कि किस हार्मोन से होती है। और क्या होता है इसमें, इसमें म्यूकस होता है।
और अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जो ओवम होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बोला गया हमारा। तो वो यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट हमारी इसी में आती है प्रोलिफेरेटिव स्टेज, मतलब कि ओव्यूलेशन अगर ऑफ ओवेरियन साइकिल। अब जब ओवेरियन साइकिल का ओव्यूलेशन हो गया, हमने ये समझ लिया कि एंडोमेट्रियम उस समय से फिर थिक होनी शुरू हो गई। थिक हो जाती है, उसकी थिकनेस इतनी हो जाती है 3 से 4 मिलीमीटर तक वो थिक हो जाती है। और यदि वो नहीं होता है कुछ भी तो वो सिक्रेटरी फेज पे आने लगती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया हमारा ओवम, तो प्रोजेस्टेरॉन का बहुत अच्छे से सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कई बार देखेंगे, मतलब फीमेल को कहा जाता है ना, हार्मोन्स के हिसाब से भी थोड़ा-थोड़ा उनका मन का स्थिति चलती है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, बहुत ही अच्छा हार्मोन है। ये स्त्री को शांत और बिल्कुल रिलैक्स वे में रखता है। तो यदि प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा और भी ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो उस समय आप देखेंगे महिला की स्थिति क्या होगी कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, थोड़ा-सा और ज़्यादा शांत रहना शुरू कर देगी, और मतलब बैठना और उसको पसंद होगा, धीरे-धीरे काम करना। तो ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। ये इस तरीके से हमारे शरीर को बनाने लगता है कि उसको नवजात शिशु के मतलब बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार करने में मदद करने लगता है। अब ये क्या करते हैं, ये सारे चेंजेस यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये पूरी तरीके से हर महीने यूट्रस इंतजार करता है कि इम्प्लांटेशन हो जाए, तो अपने को पूरा वैसे ही बनाता है वो। और यदि इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो जाता है तो वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट होगा, और यदि नहीं होगा तो वहाँ से जो शेड होगा उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा जाता है। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये लगभग लगभग सभी में ज़्यादातर 28 या 30 दिन तक की साइकिल में हो जाता है। अब हमने इसमें 2-4 हार्मोन्स का मेन देखा, तो वो देखा था हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा कि भाई एलएसएच और एफएसएच को वहां से रिलीज करो। तो वहां से एलएसएच एफएसएच जब रिलीज हुआ तो फॉलिकल ने स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, ओवरी में जाके बहुत सारे फॉलिकल्स हैं तो वहां पे वो डेवलप होने शुरू हुए। फिर वहां पे ल्यूटनाइजिंग जब हार्मोन का सर्ज आई तो जो एग बना वहां पे, वो वहां से रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन मैच्योर हो गया, वो ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेशन हो गया उसका। अब ओव्यूलेशन होके जो फैलोपियन ट्यूब के आखिर वाले उस पे जगह पे वो आ जाता है, वहां तक ट्रेवल कर लेता है। यदि वहां पे स्पर्म से वो मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यदि वो नहीं मिलता है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड से वो रिलीज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ पे इम्प्लांटेशन की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो यदि इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इस तरीके से वहां पे वो चिपक जाएगा, और यदि नहीं होता है तो एक बार देखते हैं वो क्या करेगा कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो हमारा एग जो है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे स्पर्म आके इससे मिल जाता है, और यहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है। फिर जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है तो वो जाके इस तरीके का बन जाता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाएगा जब वो इतने साइज का आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये थिक होती, और भी ज्यादा थिक होती रहती है, क्योंकि उसे पोषण देना है गर्भस्थ शिशु को, और यहाँ पे प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके से हमने कुछ समझा है अपने इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें अपने डिजीजेस को भी पढ़ना है। चलिए इसमें हम और भी एक चीज़ देखते हैं, वो क्या है हमारी, कुछ अभी तक कुछ सब कुछ क्लियर है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी तक पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें अब डिजीजेस को ही लेंगे। अच्छा, अब जो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन क्या करते हैं, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे प्यूबर्टी आती है और शारीरिक और मानसिक जो बदलाव होते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा शरीर में होते हैं, जिसके द्वारा ये
शरीर धीरे धीरे वो फीमेल का आगे के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, मातृत्व के लिए उसका तैयारी शुरू कर देते हैं ये हॉर्मोन्स। तो जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है वहाँ पे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बना रहा है, और ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहे हैं, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदारी होती है इनकी। तो फीमेल की जैसे वॉइस है, उनकी शारीरिक बनावट है, वो सब इसी के द्वारा बनती है। चलिए, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ लिया। फॉलिकुलर फेज ये इम्पॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन फेज भी इम्पॉर्टेंट है, और यूट्राइन में हमने वो देख लिया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी पढ़ के देख लेते हैं। हॉर्मोन्स हमारे ईस्ट्रोजन जब इंक्रीज हुआ, फिर हमारा ओव्यूलेशन फेज अराउंड द डे ऑफ 14। इसमें क्या हुआ कि अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलता है। ये एलएच हार्मोन के कारण होता है। फिर फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। ओवरीज आपने देखी थी, ओवरीज जो है फेलोपियन ट्यूब से ही अटैच्ड दिखाई देती हैं। तो जो अंडे का निर्माण हुआ वो ओवरी में हुआ। अब वो ओवरी से निकल के जो एग है, जो अंडा है हमारा, वो चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में। वहां तक जाने की जो अवस्था होती है उसको ओव्यूलेशन हम कह सकते हैं। लूटियल फेज में क्या हो रहा है आप देखिए, इसमें पढ़ के भी देख लेते हैं। रप्चर्ड फॉलिकल बिकम्स कॉर्पस लूटियम, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं टूटा हुआ फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन जाता है। कॉर्पस हमने समझा क्या हुआ, बॉडी। लूटियम मतलब उसकी आउटर जो बाहरी कवरिंग है वो पीले रंग की सी बन जाती है, वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है। कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है। गर्भाशय भ्रूण के लिए तैयार होता है ये। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाता है, और हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन जो ये निर्माण कर रहा था, जब ये खुद ही नष्ट हो गया तो हार्मोन जो है ये निर्माण मत कर रहा था वो भी नहीं होते हैं, तो उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री के शरीर में हार्मोन्स का लेवल, कुछ हार्मोन्स का लेवल अप होता है, डाउन होता है। इसकी वजह से भी कई बार बहुत चीजों का उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि मानसिक अवस्था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे इन हॉर्मोन्स के उतार चढ़ाव, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि कौन कितने सारे फेजेस चल रहे होते हैं। तो जो फेजेस में कौन सा हार्मोन मैक्सिमम सर्ज पे है, तो उसकी वजह से भी मानसिक में मन में बदलाव आ सकते हैं, मन यानी भावनाओं में बदलाव आ सकते हैं। अब जैसे जब प्रोजेस्टेरॉन हमारा हार्मोन का जब सिक्रीशन ज्यादा होता है, तो ये बेसिकली हार्मोन क्या है, मातृत्व के लिए है। तो उस समय फीमेल क्या है, बहुत इमोशनल हो सकती है, भावुक हो सकती है, उनका मतलब एक प्यार करने वाली फीलिंग आ सकती है। तो ये सब उतार चढ़ाव हार्मोन्स के कारण होता है। एक हार्मोन और है, वो है ऑक्सीटोसिन। इसको अच्छा हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका कार्य क्या है, और एक कार्य है कि जो ये यूट्राइन की जो वॉल है, जो यूट्रस में जो ब्लड की जो लेयर बनी एंडोमेट्रियम, उसके में जाके क्रैम्प्स लाता है, जिसकी वजह से वहां पे शेड हो जाता है ब्लड। और यही ऑक्सीटोसिन जब डिलीवरी होती है तब भी जिम्मेदारी लेता है। इसी हार्मोन की वजह वजह से वहां पे इस तरीके के शुरुआत होती है दर्द की, जिसके द्वारा बेबी आगे बढ़ता है और डिलीवरी होती है। तो ये हमारे ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। नेक्स्ट, हम एक सेकेंडरी ऑर्गन हमारा और है जो रिप्रोडक्टिव उसमें है, वो हमारे मेमोरी ग्लैंड है, जिनके द्वारा जो हमारे एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिनके द्वारा सिक्रीशन और मिल्क होता है, और ये डिलीवरी के बाद होता है। मासिक चक्र का हार्मोनल नियंत्रण क्या है, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और यही हार्मोन हमारे मेन है। सिंपल फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मासिक धर्म में फॉलिकल विकास हुआ, अंडा का उत्सर्जन, मतलब अंडा निकला वहां से ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब तक गया, फिर वो कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो शेड हो जाता है। तो इसको एक चित्र में भी देखते हैं, एक पिक्चर में देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं पूरा। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो इसमें देखिएगा ध्यान से कि क्या है इसमें। देखिए,
मेंस्ट्रुअल डे है हमारा, फेज जो है हमारा डे 1 से डे 5 तक। शेडिंग ऑफ द लाइनिंग हो गया। फिर इसके बाद 5वें दिन से के बाद से जो हमारा शुरू हो गया, हमने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाता है फिर से। तो फॉलिकल्स फिर से मैच्योर होने लगते हैं। फिर एक ही फॉलिकल जो है वो पूरा मैच्योर होगा, जो आगे चल के अंडा बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। फिर 14th डे को लगभग ये मतलब आइडियल वो बताया जा रहा है, 14th डे को ओव्यूलेशन एग जो है रिलीज हो गया, और रिलीज होके यदि वो सही सब कुछ रहा, फर्टिलाइज हो गया, तो इम्प्लांटेशन करेगा। लूटियल चरण में क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम बन गया इस तरीके से। पीले रंग की बाहरी आवरण हो जाता है इसका, और ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है। एक और फोटो है, एक पिक्चर, उसको अभी देखेंगे, फर्टिलाइजेशन की है वो। देखिए, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज हुआ। अब फॉलिकुलर फेज के बाद जब एग मैच्योर हुआ, ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या हुआ, वो यहाँ पे बन के ये इस तरीके से फीटस में डेवलप हो गया। पहले तो एम्ब्रियो हमारा यहाँ बना, और फिर जाके इम्प्लांटेशन होके यहाँ पे वो पूरी तरीके से डेवलप होने लगा, और वो फिर पूरा जब पीरियड हो जाएगा तो फिर वहाँ से डिलीवर हो जाएगा वहाँ पे बेबी। ये हमने पूरा समझ लिया अपना क्या क्या फेजेस हैं, इनको लर्न करेंगे हम, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको पूछेंगे। चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम डिजीजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स देख लिए, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स देख लिए। इनको एक बार डायग्राम जरूर बनाएंगे खुद से, और डायग्राम जब आप बनाएंगे तो उनके आगे छोटा छोटा उस पार्ट के बारे में लिख देंगे जो जो हमने पढ़े हैं। जैसे हमने मेल में पढ़ा वेस्ट डिफरेंस क्या है, किस कार्य के लिए होता है, तो वो वहीं पे जब डायग्राम बना रहे हैं तो उसको वहीं एक लाइन में लिख देंगे, तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। और ये याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, और हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो हमारे एमसीक्यूज हमेशा सही जाएंगे। फिर ये हमने पढ़े थे, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा टेस्टिकल है, जो उसके द्वारा हमारा स्पर्म्स का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। अंडकोश हमने पढ़ा था, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म के फॉर्मेशन की, जो गैमीट है हमारा मेल का जो सेक्स जो सेल है। एपिडिडाइमिस क्या है, क्वाइल्ड है हमारी ट्यूब, अटैच टू टेस्टिस है। सेमिनल वेसल्स देखेंगे। प्रोस्टेट की ग्रंथि क्या है, ये फ्लूइड को एल्कलाइन नेचर में कर देती है, जिसके द्वारा स्पर्म जो है मोबाइल हो जाते हैं, उनको गति मिल जाती है आगे जाने की। अब कई बार क्या होता है कि जो फीमेल का जो है उसमें आगे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, नहीं तो फीमेल का जब क्या होता है ओव्यूलेशन के बाद, जो फीमेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो वहाँ का जो है वहाँ पे फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़्यादा, ताकि वो बॉडी को फर्टिलाइजेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होता है, कि वहाँ पे स्पर्म आएगा और उसको मोबिलिटी मिल जाएगी कि वो एग तक चला जाएगा। तो ओव्यूलेशन के बाद एक तरीके से वो प्रकृति इंतजार करती है कि अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो स्पर्म को मोबिलिटी देने के लिए वहाँ पे इस म्यूकस का भी सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। वहाँ पे इस तरह का चिकनाई का माहौल दे दिया जाता है कि स्पर्म जो है जल्दी से मोबाइल हो जाए जब यदि एंटर करे, और जाके ओवम से मिलने और फर्टिलाइजेशन हो सके वहाँ पे। फंक्शन क्या हुए कि हमारे मेल सेक्सुअल ऑर्गन के, शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और स्पर्म्स का परिवहन, और जो हमारा इंसेमिनेशन में है स्पर्म्स का, वहाँ पे स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। फिर महिला के हमने पूरा समझ लिया है। कोई भी अगर पॉइंट लग रहा है तो आप पूछ लीजिए अभी। इसमें हमने मेन जो है ऑर्गन वो हमने ओवरीज को देखा। ओवरीज से ही हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, ये हमारे गोनैड्स कहे जाते हैं। गोनैड ग्रंथि जो कहा जाती है वो ओवरी कही जाती है। फिर फेलोपियन ट्यूब है हमारी, जो मेन है, वहाँ पे ओव्यूलेशन होके एग वहाँ पे आ जाता है। कनेक्ट ओवरीज टू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है।
तो इससे अब हमने पूरी संरचना समझ ली, अब हमें डिजीज़ेज़ समझने में बहुत आसानी से समझ आ जाएँगे। चलिए, गर्भाशय ग्रीवा हमारी समझ में आ गई, सर्विक्स कहाँ पे है हमारी? कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वेजाइना, और ये हमारा एक्सटर्नल जो है वो ऑर्गन है। इसको अगर हम बहुत डिटेल में करते तो और भी एक्सटर्नल हम पूरा समझते। अभी हमने मेन चीज़ें पढ़ ली हैं इसकी, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको क्लियर है? चलिए, एक बार अब हम देखेंगे अपना सिलेबस जो है डिजीज़ेज़ का, साथ लेकर बैठेंगे और सिलेबस में देखेंगे डिजीज़ेज़ में क्या है। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, वो क्या हैं हमारे। तो एक बार उसको देख लेते हैं। यूनिट नंबर 8 है हमारा डिजीज़ेज़ का, जो हम साथ में सारे डिजीज़ेज़ ज़्यादातर हमने कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, वो कौन से हैं, उनको देखते हैं। डिस्मेनोरिया, मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम, योगा फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर। तो कुछ ही डिजीजेस जो हमारे यहाँ पे कवर हुए हैं, डिस्मेनोरिया है हमारा, और मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो मेनोपॉज हमने देख लिया क्या है हमारी स्टेज, जब प्रकृति द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाती है, उसके समय पे कौन से ऐसी चीजें होती जिसको सिंड्रोम कह दिया गया। हमने पढ़ा था कि डिजीज और सिंड्रोम में क्या अंतर है। तो जब कुछ कंडीशंस लगातार बनी रहती है तो वो एक सिंड्रोम का रूप ले लेती हैं। तो ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं मेनोपॉज के समय, उन सबको हमें स्टडी करना है। फिर ये योग के द्वारा प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में क्या मदद मिलती है, एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर क्या होती है, ये सब हमें पढ़ना है। तो इसको आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आप पूरा रिवीजन करिए और मुझे लगता है कि ये पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के भेजिए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए और इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी एक्टिव होने से। आपको डायग्राम बनाने से